हेलो फ्यूचर सीएमए। आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 8 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर होगा, जो कि हमारा पिछले क्लास से जो बचा हुआ टॉपिक था कंसिडरेशन के ऊपर। आप अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके वो देख कर आओ, तो आप ये टॉपिक जो है और अच्छे से समझ पाओगे और इस लेक्चर को आप आगे कैरी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंसिडरेशन। उसमें सर कंसिडरेशन में कुछ कुछ टॉपिक्स था जो हम लोगों का छूटा हुआ था, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। समथिंग इन रिटर्न, जिसका सर एक वर्ड भी था। क्या वर्ड था सर? क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आप लोगों को क्या बताया था कि मैंने आप लोगों को बोला आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज टुमारो। तो सर यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न तो कुछ था नहीं, आप लोगों की तरफ से तो कुछ आया नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या था, मेरे तरफ से था आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज टुमारो। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्सेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है सर एनफोर्सेबल। ये हम लोगों ने समझा था। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने मैंने दिया था सर, स्विगी पे आपने आपने पिज्जा ऑर्डर किया। आपने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए जो पेमेंट किया 300 रुपीज, और स्विगी से क्या है, पिज्जा आया। तो आपने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, समथिंग इन रिटर्न हुआ ना, तो वहां पे कंसिडरेशन हुआ। अच्छा, इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने ये पढ़ा था और ये समझा था, ठीक है। नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हम लोग कैरी अब देखने वाले हैं, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब सर क्या हुआ? अभी तो आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अभी तो सर आपने यही बताया कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी फिर आप बोल रहे हो कि वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या बता रहे हो? हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो सर, दोनों चीज को हम लोग कैसे समझेंगे? अच्छा सर, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था उसका मतलब था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी के हम लोग कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना सर, कुछ लॉ होते हैं उसमें सर कुछ एक्सेप्शन होते हैं। हाँ, तो सर लॉ में क्या होता है सर, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कैसे सर? कि अभी तक हम लोगों ने जो समझा था वहां पे हम लोगों ने अभी तक उतना देर से समझा था सर कि जो कंसिडरेशन होता है वो होना चाहिए कि वैलिडिटी, तभी सर प्रूव होता है कि हाँ वैलिड है। लेकिन अभी हम लोग उसके कुछ एक्सेप्शन समझेंगे कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझा जाएगा। वैलिड कैसे समझा जाएगा सर, वो सब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल और क्या क्या टॉपिक है सर उस पर समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सर एक एक चीज करके। क्या क्या फॉलोइंग केसेस है जहां पे सर अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी हम लोग उसको वैलिड समझेंगे? उसको हम लोग एक एक एग्जांपल करके हम लोग देखेंगे और आप लोग उसको नोट कर लेना एग्जांपल को, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं क्या है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल अगर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी क्या होगा सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फादर है और सन है, ठीक है। फादर सर क्या प्रॉमिस कर रहा है बेटे से? कि वो अपना घर ट्रांसफर कर रहा है बेटे को। किसको कर रहा है सर?
बेटे को घर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा सर, बेटे को घर ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या बेटा से इसके बदले में क्या कुछ दे रहा है, पैसा वैसा दे रहा है क्या? कुछ कंसिडरेशन में सिर्फ इसके तरफ से यहाँ आ रहा है, लेकिन बेटा कुछ दे रहा है क्या? नहीं सर। सर बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, बेटा यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहा, पैसा भी नहीं दे रहा, ठीक है सर। तो क्या यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा कि नहीं, बताओ अब आप। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अच्छा सर, कैसे हम लोगों को पता होगा, आप ना बताइएगा थोड़ा सा सर। पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद सर हम लोग कंफर्म कर पाएंगे हाँ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में? इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। बिटवीन द पार्टीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन सर किसके किसके बीच में होता है? फादर सन, या यहाँ पे डॉटर हो। ब्रदर सिस्टर। तो सर ये सब जो है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है सर। नेचुरल मतलब दे आर नियर रिलेशनशिप। नियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा सर? वो एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है। ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को ट्रांसफर कर रहा है, फ्रेंड वन टू फ्रेंड टू। सर ये नहीं हो सकता, ठीक है। नियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि सर ये सब जो होते हैं ना सर, ये होते हैं नियर रिलेशनशिप के एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, यहाँ फादर जो है वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसमें सर? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। उसके बाद नियर रिलेशनशिप सेकंड आ गया हम लोग का सर। सेकंड क्या आ गया? नियर रिलेशनशिप। नियर रिलेशनशिप है, यस एग्जिस्ट है। फादर एंड सन के बीच में जब हो रहा है तो सर नियर रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग का क्या है? मस्ट बी इन राइटिंग। ये जो ट्रांसफर ऑफ हाउस होगा सर, ये क्या ओरली हो जाने से हो जाएगा? ठीक है, मैं सिर्फ मेरा अगर कोई बेटा है, मैं बोल दूंगा कि मैंने तुझे तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। दिस इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मतलब इसको क्या कानून इसको अपने कानून का पावर मिलेगा? लॉ क्या इसको एनफोर्स करेगा? तो बाद में कोई भी बोल सकता है नहीं नहीं बोले थे, तो तुम्हारे पापा नहीं बोले थे कि तुमको ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है ना सर। तो सबसे पहला हम लोग का क्या था? मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड, ठीक है, मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या था? नियर रिलेशनशिप। अच्छा, तो तीसरा क्या था? मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। और सर फोर्थ क्या था? अगर मान लो इस एग्जांपल में जो फादर है उन्होंने लिख के दे भी दिया बेटे को, क्या बाद में कोई नहीं बोल सकता कि ये सही है या नहीं है? कौन बोलेगा कि कौन देगा था भाई साइन हुआ है या तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है? नहीं ना, कोई ऐसा प्रूफ है नहीं है ना। तो रजिस्टर्ड अंडर लॉ मतलब सर होता नहीं है कोई भी आप लैंड या फिर सर कोई भी फ्लैट कुछ भी खरीद रहे हो आप लोग, एक एग्रीमेंट पेपर बनता है। एग्रीमेंट पेपर में सर साइन वाइन सब कुछ होने के बाद फिर जाके उसको सर रजिस्ट्री ऑफिस में जाके हम लोग स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट कर देते हैं कि हाँ जो भी टैक्सेस था वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब अब जो लीगल ओनर होगा जिसका नाम होगा वो उसके नाम पे आ जाएगा ये प्रॉपर्टी। ऐसा ही होता है जनरली। सर वही चीज यहाँ पे बोला गया है। ये जो चार कंडीशन है ये चार कंडीशन होना चाहिए।
तब बिना कंसिडरेशन के भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा सर, समझ में आ गया। चार कंडीशन अगर होते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अच्छा सर, अब आगे बताइए। ये वाला हम लोग समझ गए सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, और रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अच्छा, सेम चीज लिखा है कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। क्या एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि मैंने तुझको जा ट्रांसफर कर दिया, राइटिंग वाइटिंग सब कर दिया बिना कंसिडरेशन के, क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं हो रहा है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसके बीच में हो सकता है? जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। ठीक है। अच्छा, नियर रिलेशनशिप मतलब वही चीज हो गया सर, एकदम घनिष्ठ, जिसको बोलते हैं ना घनिष्ठ संबंध। ठीक है। अच्छा, मस्ट बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अब कोई चीज भी होगा तो सर उसको वैलिडिटी प्रूफ कौन देगा सर? रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अगर रजिस्टर्ड है तो माना जाए कि हाँ, ये सबको पता था और रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर एक एग्जाम, ये सेकंड नंबर है क्या चीज सर? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ सर। एग्जांपल जो भी मैं दे रहा हूँ उसको आप कॉपी में अगर नोट नोट नहीं कर रहे हो तो फिर सर लास्ट में जाके मान लो कि आप भूलने वाले हो। ठीक है, तो वहां मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आपने बुरा पढ़ा है। ठीक है, हम लोग के इसमें सर दो कैरेक्टर है, कौन है सर? राहुल और विजय। राहुल सर रास्ते से जा रहा था, इसका यहाँ से पर्स निकल के रास्ते पे गिर गया। ठीक है। अब यहीं से सर विजय भी पास हो रहा था। अब जैसे सर विजय ने देखा, क्या देखा कि पर्स गिरा हुआ है राहुल का। उसने क्या किया, देखा, अच्छा अच्छा राहुल, अच्छा अभी जो गया उसी का पर्स, उसी का तो फोटो वोटो सब कुछ है, सब कुछ देख लिया, डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है। अच्छा, उसको ले जाके दे दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या किया सर, विजय ने पर्स पाया और पर्स ले जाके राहुल को दे दिया। ठीक है। अब राहुल यहाँ पे सर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कुछ नहीं है, लेकिन राहुल सर खुशी से बोल रहा है आई विल पे ₹5,000 एज रिवॉर्ड। ठीक है। उसने विजय को क्या बोल दिया सर? आई विल पे 5,000 एज अ रिवॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या कोई कंसिडरेशन था पहले से राहुल और विजय के बीच में? फर्स्ट उठा के देना क्या कंसिडरेशन हुआ एक तरफ से? लेकिन सर राहुल ने क्या प्रॉमिस उसको कर दिया सर कि आई विल पे 5,000 एज अ रिवॉर्ड। अब राहुल ने जब सर इसको बोल दिया ना, अगर वो नहीं देता है ना तो विजय चाहे तो ये केस फाइल करके ले सकता है। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या सर एग्रीमेंट, क्या क्या चाहिए हम लोग अब देखते हैं सर। अब हम लोग को सर इसमें क्या क्या रूल्स चाहिए। ठीक है। सर्विस हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरली। पहला चीज है सर्विस, हम लोग के इस एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या सर्विस वॉलेंटरली नहीं था। विजय जा रहा था, विजय को पर्स मिला, विजय ने उठा के दे दिया। क्या उसको पता था कि राहुल का पर्स गिरेगा और उसको उठा के देना है? क्या उसको पता था कि राहुल को, अगर राहुल का पर्स उसको मिलेगा और वो राहुल का ही होगा? नहीं पता था। सब चीज वॉलेंटरीली हुआ। जा रहा था और उसको मिला और उसने उठा के दे दिया। यही चीज है। तो सर पहला चीज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है सर, पहला चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, द सर्विस मस्ट बी रेंडर्ड फॉर द प्रोमिजर। क्या यहाँ पे पर्स उठा के राहुल को नहीं, राहुल का था तो राहुल को ही नहीं दिया, तो सर प्रोमिजर जो था, जो प्रोमिजर कौन हो गया सर? राहुल यहाँ पे हो गया, क्योंकि राहुल ने प्रॉमिस कर दिया। तो सर उसके लिए ये सर्विस हुआ ना। उसने, विजय ने जो पर्स उठा के दिया सर वो राहुल को न दिया, तो इसके लिए सर यहाँ पे ये सर्विस हुआ। अच्छा, द प्रोमिजर must be in existence at the time service was rendered। जब ये सर पर्स उठा के इसको दिया, इसको मिला, तो सर यहाँ राहुल था कि नहीं एग्जिस्टेंस में? राहुल का एग्जिस्टेंस उस समय था कि नहीं? आप लोग बताओ, राहुल का एग्जिस्टेंस था कि नहीं था? हाँ सर, था राहुल का एग्जिस्टेंस। तो उस समय सर राहुल का एग्जिस्टेंस था, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है।
द प्रोमिजर मस्ट बी इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिजर। द प्रोमिजर इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोमिजर था, राहुल यहाँ पे प्रोमिजर था। इसका इंटेंट क्या था सर, इसका इंटेंट क्या था कि वो प्रोमिजी को कंपनसेट करेगा क्योंकि उसने उसको पर्स दिया है। तो सर उसका इंटेंट क्या था कि उसको विजय को 5,000 रुपए देना है। तो सर यहाँ पे सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताओ। हाँ सर हुआ, सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो जब सर सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो सर यहाँ पे कंसिडरेशन मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी सर इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मानेंगे। तो हम लोग वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे। अगर चाहे, अगर राहुल बाद में बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, पर्स उठा के दिया, बढ़िया बात है भाई, दिया, मैंने बोला था 5,000 दूंगा, नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता सर, उसको पैसे देने होंगे विजय को, क्योंकि सर सब कंडीशन यहाँ पे हम लोगों का सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन था सर वॉलेंटरली हुआ, राहुल को तो, विजय विजय को तो पता नहीं था कि पर्स गिरने वाला है या ऐसा कुछ, तो सर वो गया, मिला, दिया, ठीक है। किसके लिए वो सर्विस हुआ सर, प्रोमिसर के लिए हुआ, राहुल के लिए वो सर्विस हो गया। अच्छा सर राहुल उस समय था क्या, बिल्कुल था, क्योंकि सर जहां भी हुआ, मान लो थोड़ा सा दूर जाके ही राहुल को फिर पर्स दे रहा है, लेकिन दिया तो राहुल उस समय प्रेजेंट तो था वो सर्विस के टाइम पे, राहुल ने तो रिसीव किया वो सर्विस। और सर उसने क्या कर दिया था, उस समय प्रॉमिस कर दिया था कि आई विल पे 5,000 एज द रिवॉर्ड। तो सर अब देना पड़ेगा। समझ में आया। हाँ सर समझ में आया, सर समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। दोनों टॉपिक हम लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब थर्ड नंबर टॉपिक एक बार आप पढ़ो, आपको नहीं समझ में आता है फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। 10 सेकंड का टाइम। चलो पढ़ लिए तो बढ़िया बात है। अच्छा, सबसे पहले सर ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम बार डेब्ट का मतलब क्या होता है। पहला बार हम लोग सुन रहे, खुद ही टाइम बार डेब्ट आप बोल रहे पढ़ के समझो। तो मैं हूं ना बताने के लिए भाई, मैं हूं। टाइम, इसका मतलब होता है क्या, आपने किसी को पैसे दिए, क्या किए, आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, वो लौटाएगा, उसका कुछ एक वैलिडिटी डेट होता है, ठीक है। वो मान लो 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 2 साल, 10 साल, 5 साल, वो कब लौटाएगा, ठीक है, वो बोला है। लेकिन रूल ऐसा है कि एक टाइम के बाद आप उससे पैसे नहीं मांग सकते हो। अगर आपको सही समय पे उसने पैसे नहीं लौटाए तो चाहे तो वो जिंदगी में पैसा आपको ना लौटाए। ये क्या बोल रहे हैं सर, पैसा मेरा, टाइम निकल गया तो सर क्या वो लौटाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लौटाएगा। इसीलिए जितना आप अपने दोस्तों को पैसा वैसा दे के रखे हो, सबसे पहले जाके उनसे पैसे लो कि भाई दे, नहीं तो समय निकल जाएगा तो फिर तुम साला लौटाएगा नहीं, और मैं केस विस करके भी मैं हार जाऊं। इसका एक गवर्नमेंट ने टाइम बताया है, आई थिंक 3 इयर्स है, ठीक है। ये मेरे को स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा है, 3 ईयर है हमको पता है, लेकिन जहां तक मेरे को रिकॉल हो रहा है 3 ईयर, ठीक है। अगर 3 साल के अंदर आप उससे पैसे नहीं रिकवर कर पाए तो आप जिंदगी में कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कोर्ट ही अलाउ नहीं करेगा कि हाँ पैसे आप रिकवर करो और उससे, ठीक है सर। अच्छा, ऐसा चीज है तो सर अभी तो जाके हम लोगों को सर जो जहां जहां पैसे दे के रखे हैं सर पहले उनसे मांगना होगा। क्लास खत्म करो और जाके मांगो पैसे, ठीक है। अच्छा, तो टाइम बार डेट वही होता है कि किसी को आप पैसे दे के रखे हो और पैसे का टाइम एक है, ठीक है, अब वो निकल गया, वो टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब क्या हो गया कि जो टाइम था, जो टाइम लिमिट था, वो टाइम लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो भले से 3 महीना, 6 महीना, जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं इसको पेमेंट करूंगा 6 महीना के अंदर, ठीक है, अब मान लो वो टाइम बार्ड हो गया,
अब आप उससे पैसे कैसे रिकवर कर। अब मान लो वो नहीं देने वाला था, लेकिन सोचा थोड़ा सा इंसानियत के नाते, छोड़ो यार, क्या ही इसका पैसा मैं लेकर जाऊंगा, दूसरे का पैसा है, खून पैसा का, मेहनत का कमाई है, मैं दे दूंगा। ऐसा इसने सोचा, ये भला मानुस निकला। तो सर जब वो भला मानुस निकला ना, वो बोला ठीक है चलो टाइम तो निकल गया है, लेकिन मैं पैसे तुमको दे दूंगा। तो सर इसने क्या किया, दूसरा जो पैसा पाता था ना, वो बोला ठीक है भाई, तुम अगर पैसे दोगे तो एक काम कर, तुम हमको लिखित में दे दो कि हाँ मैं पैसा दूंगा। तो सर ये भी भला मानुस था, ये तो पैसा देने के लिए राजी हो ही गया था कि चलो मैं पैसा दे दूंगा, चाहता तो नहीं भी देता। ठीक है, तो इसने क्या बोला, आई विल आई विल पे मनी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, आई विल पे मनी। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। वेयर प्रॉमिस इज राइटिंग साइन, और किसमें सर राइटिंग और साइंड है, by person making it or authorized agent is made to pay a debt by limitation, barred by limitation, it is a valid without consideration। यहाँ पे कुछ और नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या कुछ मूव किया था, कुछ मूव किया नहीं किया, लेकिन सर उसने बोला ना कि मैं पैसा दूंगा। वो सर जब बोला कि सर मैं पैसा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, ये वैलिड कंसिडरेशन माना गया, और ये साइंड है और रजिस्टर्ड अंडर लॉ होगा सर। तो पैसा जो नहीं भी मिलने वाला था उस वो भी सर एक्सटेंड हो जाएगा, उसका भी लिमिट, और इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, और सर वो बाद में पैसा क्लेम कर सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, आगे देखते हैं। सर यहाँ पे क्या है, एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या हुआ सर, एजेंसी का मतलब, तो सर एजेंसी का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे एजेंसी लिखा हुआ है, मान लो एजेंसी में क्या होता है सर, कि एक प्रिंसिपल होता है जो एक एजेंट अपॉइंट करता है। अच्छा, एजेंट अपॉइंट करता है, मान लो एक राहुल है, उसने एक एजेंट अपॉइंट किया विनय को। अच्छा, राहुल ने विनय को अपॉइंट किया एजेंट, तो सर यहाँ पे अगर वो पैसा नहीं भी देता है ना, तो सर एजेंसी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एजेंसी एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, विदाउट कंसिडरेशन भी ये एग्जिस्ट करता है। तो वही चीज है, वही चीज है सर, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, सेक्शन 185 ये बताता है। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या हुआ सर, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब बताओ अब आप, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब, in case of a completed gift there is no consideration, no contract does not apply, it does not require consideration। इसका मतलब सर क्या हुआ, कंप्लीटेड गिफ्ट, क्या सर कंप्लीटेड गिफ्ट, अब यहाँ पे आप लोग देखो कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या हुआ, अगर किसी, ये एक फादर फादर है और ये बेटा है, ठीक है, सन। तो अगर फादर ने सन को कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, गिफ्ट क्या किया, दे दिया, पहले ही वो गिफ्ट दे चुका है ना, तो सर कंसिडरेशन तो उस समय था नहीं कुछ, तो सर वो कंप्लीटेड गिफ्ट वो दिया जा चुका है ऑलरेडी, तो वहां पे सर कंसिडरेशन का दरकार नहीं है, क्योंकि सर वो गिफ्ट दिया जा चुका है। वही चीज है सर कि इन केस ऑफ अ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई, गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, बेलमेंट का मतलब क्या होता है सर, बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत लोग लॉन्ड्री में कपड़े देते हो ना, क्या करते हो, लॉन्ड्री में कपड़े देते हो धोने के लिए। ठीक है, अब लॉन्ड्री में जब कपड़े देते हो धोने के लिए, तो सर वहां पे क्या इम्प्लाइड रहता है, क्या इम्प्लाइड रहता है बताइए। अगर आप लॉन्ड्री में कपड़े दे रहे हो धोने के लिए, सर वहां पे वो आपको धो के रिटर्न करेगा, पैसे लेगा उसके बदले। तो आपके
तरफ से सर वो क्या कर रहा है, वो उधर से सर्विस दे रहा है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है सर, कि ओनरशिप जो होता है ना वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बेलमेंट का मतलब होता है सिर्फ पोजीशन जाता है। अब यहाँ पे मैं मान लो मेरा ये शर्ट है, मैं इसको धोने के लिए दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई ओनरशिप जा रहा है क्या? नहीं सर, ओनरशिप तो नहीं जा रहा है सर, मैंने उसको हमेशा के लिए तो नहीं दिया, बस इसका पोजीशन दिया। पोजीशन का मतलब क्या होता है सर, कि उसका वो जो चीज है मैंने उसके अंडर उसके उसके हवाले किया है। अभी मैंने उसको हमेशा के लिए नहीं दे दिया। जो हम लोग लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं, तो क्या हम लोग उसको हमेशा के लिए दे देते हैं? नहीं सर, हमेशा के लिए हम लोग नहीं देते उसको। वो सर हम लोग को धो के रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। तो सर ओनरशिप जब ट्रांसफर नहीं होता है, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे सर हम लोग कुछ दे नहीं रहे सर, उसको हम लोग अपना कपड़ा दे दे रहे हैं, तो सर यहाँ ओनरशिप पोजीशन जा रहा है, तो सर नो कॉन्ट्रैक्ट, कैसे नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 148 से। इसको हम लोग और आगे डीपली बेलमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है सर, वही चीज लिखा हुआ है तो समझेंगे। अच्छा सर, चैरिटी, चैरिटी में भी क्या कंसिडरेशन नहीं लगता है सर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो? पढ़ते हैं इसको, इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से। ठीक है, ये एक पर्सन है, पर्सन मान लो P1, ये एक मंदिर है। ये क्या है सर? टेम्पल। अच्छा, इस टेम्पल को इस P1 ने देखा, पर्सन 1 ने देखा। उसने बोला कि एक काम करो ना, तुम ये चीज को रेनोवेट करा दो, कुछ कुछ चीजें ये इसने देखा था, इसको खराब लगा, तो ये बोला कुछ कुछ चीजें तुम ये सब रेनोवेट करा दो, मैं इसके लिए पैसा दे दूंगा। पैसा दिया नहीं है अभी तक, पैसा दिया नहीं है अभी तक। पैसा अगर दे देता तो कंसिडरेशन जाता, लेकिन दिया नहीं है पैसा अभी तक। क्या किया? पैसा दिया नहीं है। मंदिर वाला जो टेम्पल था सर, वो पुजारी लोग बोले अच्छा ठीक है भाई, पैसा तो आ ही जाएगा। क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रेनोवेशन शुरू करवा दिया। उन्होंने मिस्त्री उस्त्री बुलाया, जो जो सामान लगना था वो सब सब इकट्ठा किया और रेनोवेशन को शुरू करा दिया। अब सर रेनोवेशन शुरू हो गया, इस पर्सन ने उसके बाद क्या बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब सर क्या मतलब, आप सोचो कि एक रेनोवेशन होने चालू हो गया, मंदिर के पुजारी जो थे, वो ट्रस्ट जो ये था चैरिटी, उन्होंने उन्होंने सोचा कि हाँ पैसे तो आएंगे, ठीक है भाई पैसे आएंगे, चलो वो तो पैसे दे ही रहा है, हम लोग क्या क्या करते हैं कि करवाने शुरू कर देते हैं काम। उसने सब सामान वामान इकट्ठा किया, सब कुछ मजदूर उजदूर बुला दिया और सब सामान इकट्ठा करके सर उसने काम शुरू करवा दिया। अब सर इसने क्या बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो सर यहाँ पे क्या हुआ सर, कंसिडरेशन मूव नहीं किया था, फिर भी से इसको वैलिड माना जाएगा। और टेम्पल अगर जो भी चैरिटी वो चाहे तो वो पैसे निकलवा सकता है। इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी ऑन द प्रोमिस, यहाँ पे प्रोमिसी कौन था? टेम्पल। जो टेम्पल है वो अपना लाइबिलिटी, वो अपना खर्चा इनकर कर दिया, किस पे सर? प्रॉमिस पे। of the person to contribute the charity, their contract shall be valid। भले से यहां से पैसा नहीं आया है, फिर भी अगर वो चाहेगा तो, टेम्पल चाहेगा तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और पैसे निकलवा सकता है। ठीक है, क्योंकि सर टेम्पल क्या था, टेम्पल तो उतना दिन से चुपचाप बैठा हुआ था, चैरिटी जब उसको नहीं मिल रहा था तो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन सर जब उसने P1 ने बोला उसको कि चलो तुम रेनोवेट कराओ, मैं पैसा दूंगा। कौन दूंगा? मैं पैसा दूंगा। तो सर वो उसको हाँ समझ के, सर उसने वो समझा कि हाँ पैसा तो मिलने वाला है भाई, चलो कराते हैं। तो उसने सर करवाना जब शुरू कर दिया, अपना लाइबिलिटी इनकर किया, खर्चा इनकर कर दिया, कॉस्ट इनकर कर दिया,
उसके बाद सर P1 बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सर। कंसिडरेशन नहीं था शुरू में, लेकिन फिर भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और चाहेगा तो टेम्पल पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग समझ रहे केस लॉ है। यहाँ पे केदारनाथ होगा, कादरनाथ लिखा है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक है, अब गौरी मोहम्मद भाई साहब जो थे, उन्होंने प्रॉमिस किया मिस्टर केदारनाथ को, द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी ऑफ द टेम्पल, टू डोनेट ₹1 लाख फॉर रेनोवेशन ऑफ द टेम्पल। अब उन्होंने सर प्रॉमिस क्या किया कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, रेनोवेशन होना चाहिए इस टेम्पल का। ठीक है, अब सर रेनोवेशन के लिए मोहम्मद भाई साहब ने बोला कि ठीक है मैं दूंगा पैसा 1 लाख रुपए। अब टेम्पल वाले जो थे सर, उन्होंने क्या किया कि अपने कॉस्ट पे शुरू कर दिए। ऑन द फेथ ऑफ हिज प्रॉमिस, सेक्रेटरी हैज इनकर्ड सम कॉस्ट फॉर रेनोवेशन। अब सर उनका बात का विश्वास कर लिए इन्होंने, क्योंकि सर भाई टेम्पल और मंदिर उंदिर में तो आदमी झूठ बोलते नहीं है कि भाई मैं दूंगा और नहीं दूंगा, ऐसे ऐसा तो होता नहीं है। अगर किसी ने बोला है तो सर वो देते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हुआ सर, जो केदारनाथ साहब थे, उन्होंने फेथ पे समझा कि हाँ पैसे तो मिलेंगे, तो सर उन्होंने काम शुरू करवा दिया। अब काम जो शुरू हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ कि जो भाई साहब थे ना, मोहम्मद भाई साहब, वो बोले कि मैं पैसे नहीं दूंगा। सेक्रेटरी कैन क्लेम फ्रॉम गौरी मोहम्मद कॉन्ट्रैक्ट वाज विदाउट कंसिडरेशन। सेक्रेटरी जो है वो क्लेम कर सकते हैं, भले ही यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं क्या था, कंसिडरेशन नहीं था सर, लेकिन फेथ पे तो काम हुआ था ना, फेथ पे तो काम हुआ था। हाँ सर, फेथ में काम हुआ था। तो सर वही एग्जैक्ट स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस ये P1 जो था सर, ये मिस्टर जी और टेम्पल का रेनोवेशन कराने वाला सर के, और मिस्टर के। तो सर सेम स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, और उसको उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर ये केस लॉ था। तो सर बहुत अच्छा हम लोग को समझ में आ गया सर, कैसे हम लोग को समझना है, केस लॉ था ये सब हम लोग समझ गए सर। बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे जाके आपका कंसिडरेशन होता है ओवर। ठीक है सर, समझ में आ गया हम लोग का कंसिडरेशन टॉपिक जो है यहाँ पे आके ओवर होता है। फिर से एक बार जस्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और एग्जाम्पल को एक बार मैं फिर से जस्ट बता देता हूँ हल्का हल्का करके। विदाउट कंसिडरेशन में भी अगर होता है सर, तो भी इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कब सर? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में पहला, उसमें सर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या है सर? मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मस्ट बी, उसके बाद सर नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड नंबर सर क्या है कि उसका सर राइटिंग होना चाहिए। फोर्थ क्या सर? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहला सर ये वाला समझ में आ गया हम लोगों को। अच्छा सर, दूसरा क्या था सर? कंसिडरेशन क्या सर? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। इसमें क्या होना चाहिए सर कि सर्विस जो है वॉलेंट्रीली होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए सर? ये प्रोमिजर के लिए होना चाहिए। प्रोमिजर उस समय प्रेजेंट होना चाहिए, और इंटेंट टू कंपनसेट होना चाहिए। ठीक है सर, ये वाला भी समझ में आ गया हम लोगों को। इसमें सर मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर? वो पर्स वाला एग्जांपल। ठीक है, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डे। सर अगर मान लीजिए पैसा मिलने वाला था जिसका टाइम निकल चुका है, लेकिन अभी भी सर वो प्रॉमिस कर रहा है सर कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा सर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? वो राइटिंग में होना चाहिए कि हाँ सर वो पैसे देगा, वो राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। तो सर मान लिया जाएगा कि कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी वैलिड है। ठीक है, एजेंसी सर प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में हमेशा रिलेशन होता है, भले से पेमेंट हो या ना। अच्छा, कंप्लीटेड गिफ्ट सर, जो पहले से गिफ्ट हो चुका है सर, वो कंसिडरेशन नहीं भी था, फिर भी उसको गिफ्ट माना जाएगा, तो सर वो वैलिड है ऑलरेडी। बेलमेंट का मतलब क्या हो गया सर? कि कोई सामान गया है जिसका ओनरशिप नहीं गया, पोजीशन गया है, तो सर फिर भी उसको माना जाएगा कि वो वैलिड कंसीडरेशन था। चैरिटी का मतलब क्या हुआ सर? चैरिटी मैंने आप लोगों को बताया कि चैरिटी जो है, अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया कुछ, और सर सामने वाले ने इनकर कर दिया कुछ लाइबिलिटी, कुछ कॉस्ट, कुछ एक्सपेंसेस, तो सर चाहेगा सामने वाला, तो सर वो रिकवर कर सकता है अमाउंट, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था दूसरे वाले ने, तो सर उसने वो एक्सपेंडिचर, वो कॉस्ट को इनकर किया, तो सर वो एलिजिबल है टू रिकवर दैट अमाउंट। उसपे केस लॉ था सर केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, तो वो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीजों के तरफ। तो सर हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? रेवोकेशन ऑफ ऑफर। जो हम लोगों का पिछले का लेक्चर में हम लोगों को छूटा हुआ था सर, हम लोगों ने कवर नहीं किया था, उसको आज हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ा छोटा हुआ है,
जो हम लोग कंसिडरेशन का टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर हम लोग समझते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जो कि हम लोगों का एक्सेप्टेंस जब पढ़े थे उसके बाद का सर ये कुछ टॉपिक था, ठीक है। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं एग्जांपल से, फिर हम लोग टेक्स्ट में जाके हम लोग देख लेंगे। हम लोग एग्जांपल देखने के बाद टेक्स्ट में जाते हैं कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता क्या, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले वो हम लोग समझते हैं। उठा ले मतलब हम लोगों ने ऑफर किया था, उसको हम लोग विड्रॉ कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? विड्रॉ, ठीक है। ऐसे ही सर हम लोगों ने एक्सेप्टेंस किया था, हम लोग एक्सेप्टेंस का विड्रॉ कर ले रहे हैं, विड्रॉल कर ले रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि एक्सेप्टेंस हो। तो यही चीज होता है रेवोकेशन का मतलब, ठीक है। अच्छा, अगर रेवोकेशन ऑफ ऑफर अगर हम लोग पूरा समझे तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसने ऑफर किया था, ठीक है, 50,000 में अपना बाइक बेचना चाहता था, ठीक है, अच्छा बात है, बेचना चाहता था। लेकिन इसने क्या किया था, पोस्ट से भिजवाया था इसको, जो इसके पास पहुंचता 2 दिन बाद, ठीक है। अब बीच में जब एक दिन बीता ना सर, अब इसका मन क्या किया, बोला नहीं भाई मैं बाइक नहीं बेचना चाहता हूं। तो सर इसने जो पोस्ट से भेजा था कि तुम बाइक खरीदोगे क्या, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, ठीक है। एक दिन के बाद जैसे से इसका मन बदला, अब ये चाहता है क्या सर कि वो ऑफर नहीं पहुंचे, लेकिन आपके हाथ में तो है नहीं। वो जो टेलीग्राफ वाला है वो उसने तो लेकर जा रहा है, वो तो रास्ते में है, उसको तो आप रोक पाओगे नहीं, वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पर 100%, आज या कल जब भी। तो सर वो पहुंचने से पहले क्या किया ना, इस बंदे ने व्हाट्सअप कर दिया, व्हाट्सअप करके क्या बोल दे रहा है कि ऑफर कैंसिल, कि मैंने जो तुमको ऑफर किया था मैं नहीं बेचना चाह रहा हूँ, ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये क्या कैंसिल माना जाएगा? यस सर, कैंसिल माना जाएगा। ऑफर जब तक पहुंचा नहीं है सर एक्सेप्टर के पास और एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, उससे पहले अगर कुछ सर कैंसिल करना चाहता है और वो अपना कम्युनिकेशन पहुंचा देता है सर प्रोमिजी के पास, तो वहां पे कैंसिल माना जाएगा सर उस ऑफर को, ठीक है। तो ये सर ऑफर के केस में एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस के केस में सर, एक्सेप्टेंस के केस में बताइए। इसने इसको ऑफर दिया था और ये ऑफर इसको पसंद भी आ गया। जो ऑफर था, जो ऑफर देने वाला था और ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाला था, जो एक्सेप्ट करने वाला था ना सर, इसको ऑफर पसंद आ गया, ठीक है। इसने अपना एक्सेप्टेंस भिजवाया, ठीक है, अपना एक्सेप्टेंस क्या किया सर, भिजवाया कि हाँ मेरे को ऑफर पसंद है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये सर एक्सेप्ट करता है बोल दिया, और मान लो ये जो प्रोसेस था ये सब बाई पोस्ट हो रहा, तो इसका जाके इसके पास पहुंचा था मान लो 2 दिन बाद। अब इसका भी यहां से इसके पास पहुंचेगा सर 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद। लेकिन बीच में इस इन भाई साहब का क्या मन कर दिया कि सर मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, उसके बाद इन्होंने फोन कॉल कर दिया। फोन कॉल पे क्या बोल दे रहा है कि एक्सेप्टेंस विड्रॉ, ठीक है। तो जब सर इन्होंने एक्सेप्टेंस विड्रॉ बोला ना, ये कम्युनिकेशन ऑफरर के पास पहुंचा ना, सर इसको विड्रॉ माना जाएगा, ठीक है। तो क्या सर, एक तो चीज हम लोग को और बताइए आप, मान लीजिए ये वाला जो ऑफर था सर यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गया, ठीक है, इन भाई साहब के पास पहुंच गया,
अब क्या मौका है, अब क्या मौका है ऑफरर के पास कि वो विड्रॉ कर ले? आप बताइए, क्या अब क्या मौका है ये ऑफर विड्रॉ कर ले? तो जैसे ही सर इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, प्रोमिजी ने एक्सेप्ट कर लिया ना सर, ऑफरर के पास से वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सर एक्सेप्टेंस के केस में भी सर, जब ये ऑफरर के पास पहुंच गया ना ये लेटर, 2 दिन का टाइम था, इसने सर क्या किया, फोन कॉल पे मान लो नहीं बोला, इसने क्या बोला कि ये काम करता है 2 दिन में पहुंचेगा, मैं मैं एक स्पीड पोस्ट भिजवा देता हूँ, जो शायद 1 दिन में पहुंच जाएगा तो पता चल जाएगा उसको। लेकिन सर ये स्पीड पोस्ट पहुंच ही नहीं पाई, कोई टेक्निकल एरर, कुछ भी एरर, कोई डिलीवरी का एरर की वजह से इसके पास नहीं पहुंचा, और ये 2 दिन में एक्सेप्टेंस पहुंच गया। अब सर क्या ये विड्रॉ माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस विड्रॉ मतलब रेवोकेशन ऑफ विड्रॉ नहीं, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वही चीज लिखा था सर, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब थोड़ा सा हम लोग रिटन टेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं क्या लिखा। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल और इट्स एक्सेप्टेंस। जो ऑफर था, प्रपोजल का मतलब सर क्या हो गया, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने बनाया है, व्हेन इट पुट्स इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made, so to be out of the power of the person who makes it। ठीक है, as against the person to whom it is made when it comes to the knowledge of the। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जो सर यहाँ पे जो रिवोकेशन हो रहा है, ऑफर का जैसे रिवोकेशन हो रहा है, जब मैंने ऑफर किया सर उसके लिए किया था, अब जब रिवोकेशन हो रहा है तो इसके नॉलेज में, इसके नॉलेज में वो अगर बात आ गया तो सर इसको रिवोकेशन माना जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, अब आगे बताइए। एक्सेप्टर कैन रिवोक, एक्सेप्टर जो है वो रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर। मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया सर, ये 2 दिन में ये पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा सर, ये लेटर 2 दिन में पहुंच जाएगा। इसने जो एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया, ये 2 दिन में पहुंच जाएगा। 2 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन सर अगर उससे पहले ही उसने फोन करके या कुछ भी करके कोई भी मीडियम मोड से उसने सर अपना विड्रॉल बता दिया कि मैं नहीं लेना चाहूंगा या मैं विड्रॉ करता हूं, तो उसको वहां पे विड्रॉ माना जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखा है सर, if the telegram arrives before or at the same time with the letter of acceptance, the revocation is absolute। इसका मतलब क्या हुआ सर कि रेवोकेशन को प्रायोरिटी मिलेगा, विड्रॉल को प्रायोरिटी मिलेगा, ना कि एक्सेप्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगा। मान लो ये अब हुआ क्या, ये सर 2 दिन में पहुंचने वाला था, स्पीड पोस्ट 1 दिन में पहुंचने वाला था, इसको भी अब लग गए 2 दिन। ठीक है, मतलब ये सेम टाइम पे है। अब डिलीवरी वाले को लगा होगा, अच्छा दोनों पोस्ट तो एक ही जगह का है, एक साथ ले आके दे देते हैं। अब एक साथ ले आके दिया, अब सर रेवोकेशन को ही प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज सुन एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड बट ऑफरी मस्ट मेक श्योर इट्स एक्सेप्टेड। टेलीफोन में सर कुछ अगर मान लो ऑफर दिया, एक्सेप्ट जो प्रोमिसी है ना, उसका काम है सर कि वो एक्सेप्टेंस बताना। अगर मान लो फोन कॉल में दिक्कत हो गया और नहीं सुनाई दे रहा, एक्सेप्टर बोला हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ या ना, और नहीं सुनाई दे रहा है, तो सर एक्सेप्टेंस की ड्यूटी है ये कि उसको बताना कि हाँ उसने एक्सेप्टेंस किया है। ठीक है सर, if the telephone unexpectedly goes dead during the conversation, acceptor must confirm again that the words of acceptance were duly heard by the offerer।
इसका मतलब क्या है सर कि एक्सेप्टेंस का ये ड्यूटी हो जा रहा है कि बताना कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है, सुना ना तुमने, हाँ हाँ चलो सुना, ठीक है सर। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इसका मतलब सर क्या होता है, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं। अब तो सर रिवोकेशन तो हो ही सकता है, 100% रिवोकेशन अलाउड है, लेकिन सर उसका मीडियम क्या क्या हो सकता है सर। नोटिस, सर मैंने ऑफर भिजवाया था, उसके बाद सर मैंने व्हाट्सएप करके उसको लिख दिया कि आई विड्रॉ द ऑफर, तो वो एक नोटिस ही हुआ, उसको पहले से नोटिस दे दे रहे हो। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है सर, लैप्स ऑफ टाइम। आपने ऑफर जो भेजा था उसमें एक कंडीशन क्या डाल दिया था, आपने कंडीशन डाला था ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन 10 डेज। क्या डाला था सर? 10 डेज, ठीक है सर, ये 10 डेज है। लेकिन जो एक्सेप्टर था वो भाई साहब सोए पड़े थे और उन्होंने एक्सेप्टेंस इनको 15 दिन में दिया। क्या ये माना जाएगा सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर पहले ही हो गया, किसके वजह से सर? लैप्स ऑफ टाइम की वजह से। इसको सर टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा है अब कि ये एक्सेप्ट हो सके, ठीक है सर। अच्छा, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, सर जो ऑफरर था उसने कुछ कंडीशन डाले थे, ठीक है, लेकिन जो प्रोमिसी था वो फेल्ड हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा कंडीशन हो ही सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोमिसी फेल्ड हो गया। अब मान लो ऑफरर क्या बोला, ऑफरर का क्या कंडीशन था, मैं कार बेचूंगा लेकिन तुमको लोन पे बेचूंगा, लेकिन सर ऑफरी मतलब जो प्रोमिसी था वो लोन कलेक्ट ही नहीं कर पाया, मतलब बैंक उसको लोन नहीं दे रहे ऐसा कुछ, वो कंडीशन था सर, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया सर, वो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा, ठीक है। भाई डेथ और इंसैनिटी का मतलब क्या होता है सर? डेथ और इंसैनिटी, मैंने किसी को ऑफर किया, अब वो मर गया। अच्छा, इंसैनिटी का मतलब क्या होता है सर? अनसाउंड माइंड हो गया, वो पागल हो गया। वो सर ऑफर सुना, सब कुछ ठीक है, एक्सेप्टेंस के पहले सर वो पगला गया, एक्सेप्टेंस कर ही नहीं पाया सर, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया सर, वहां पे क्या माना जाएगा? रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर को मैंने बताया था सर, जैसे कि ये पेन कर दोगे 1000 में, आपने बोला नहीं 800 में, तो ये नया जो मतलब पहला जो ओरिजिनल ऑफर था ये अपने आप रिवोक हो जाता है। अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता 1000 रुपया वाला, ठीक है, क्योंकि आपने काउंटर ऑफर कर दिया। अब अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, अब सर जैसे मैंने बोला था कि अगर तुमको एक्सेप्ट होगा तो तुम तुरंत मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अब सर वो भाई साहब क्या किए कि एक पोस्ट भिजवाए, वो आ रहा है 10 दिन बाद, आराम से आ रहा है, सर वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर मैंने वो मोड प्रिस्क्राइब किया था ना। प्रिस्क्राइब मोड तो मैंने बताया था कि ऐसे आपको एक्सेप्ट करना है, बट यू हैव फेल्ड टू एक्सेप्ट दैट इन अ मैनर। और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी का मतलब क्या होता है सर? मैंने आपको ऑफर किया था, उसके बाद में सर उसको गवर्नमेंट बैन कर दिया, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया, तो सर सब्सिक्वेंट इलीगलिटी आ गया ना, सब्सिक्वेंटली वो इलीगल होगा। ऑफर करते टाइम तो इलीगल नहीं था सर, लेकिन वो बाद में एक्सेप्टेंस के पहले इलीगल हो गया सर, वो सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो गया। उसका मतलब सर वो कर ही नहीं सकता, वो सर अब लीगली सर वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रहा है, तो सर ये होता है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। ठीक है सर, समझ में आ गया मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी। अगर सर यही तक था सर हम लोग का ये वाला, तो हम लोगों ने सर कंसिडरेशन को भी अच्छे तरह से देख लिया और मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर को भी अच्छे से समझ लिया। अगर सर ये वीडियो पसंद आया है आप लोगों को, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो विद ऑल दो सीएमए स्टूडेंट हु वांट दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।